हेलो हेलो हेलो, क्या हाल चाल माय डियर ललूलाल्स का स्वागत है परिश्रम 2026 बैच में एक और आखिरी मैग्नेटिज्म एंड मैटर की क्लास के अंदर। आज प्रैक्टिस सेशन की बारी है, यानी आज वैसे लेक्चर नंबर 3 है। और देखो यार भगवान भी ना क्या खेल रचाता है। सोच हम ये रहे थे कि यार हम बहुत तेज चल रहे हैं, सबसे आगे चल रहे हैं, है ना, सिलेबस खत्म हो जाएगा, जल्दी कर देंगे ये चैप्टर को, तो पिछले ही हफ्ते में खत्म हो जाना चाहिए था, वेडनेसडे को खत्म हो जाना चाहिए था, है ना। मेरी आपसे मुलाकात एक हफ्ते बाद हो रही है। पिछले वीक में आपसे मिला था ट्यूसडे को, जब मेरी थोड़ी सी तबीयत बिगड़ी थी, है ना। और थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद मुझे लग रहा था कि मैं क्लास ले लूंगा, मतलब कल वेडनेसडे, मतलब उसके अगले दिन वेडनेसडे के दिन मैं क्लास आराम से ले लूंगा। लेकिन भाई मेरी घर पहुंचते ही फीवर हाई, बहुत तगड़ा फीवर, बहुत तेज फीवर। फिर उसके बाद रात को नींद नहीं आई, क्योंकि फीवर सा था। मेडिसिन मैंने ले ली थी, वैसे मैं मेडिसिन बहुत अवॉइड करता हूं, लेकिन एक पैरासीटामोल मैंने ले ली थी। मैं कह यार चल बुखार उतरेगा, थोड़ी नींद तो आएगी, नींद ही नहीं आ रही थी। तो फिर मैंने रात को ही दवाई ली, फिर मैं सो गया तो अगले दिन उठा, उठते ही फीवर था नेक्स्ट डे, और वीकनेस बहुत ज्यादा। और मतलब ना पेट में इन्फेक्शन था, जहां तक समझा हूं मैं चीज को, क्योंकि मैं उसके अलावा मैंने कोई दवाई नहीं ली, किसी डॉक्टर के पास भी नहीं गया, अपने आप ही इन्फेक्शन ठीक कर लिया मैंने। कुछ नहीं खाया मैंने अगले दिन। जब अगले दिन कुछ नहीं खाया तो वीकनेस पहले से थी, वो वीकनेस और बढ़ गई। तो फिर मेरी उठने की हालत ही नहीं रही वेडनेसडे के दिन, ठीक है ना। और फिर थर्सडे को क्लास इसलिए नहीं हुई, थर्सडे और फ्राइडे को भी आपकी क्लास होती है, वो इसलिए नहीं हुई कि मेरी मदर का अपॉइंटमेंट था डॉक्टर के पास, और उनकी सर्जरी हुई थी बहुत मेजर। तो ये शायद बात मैंने परिश्रम में नहीं बताई है, लेकिन उदय वालों को पता है, क्योंकि समृद्धि मैम ने कॉल कर ली थी, ऋतिक सर ने भी मुझे कॉल करी थी, मैं तब हॉस्पिटल में ही था। और फ्राइडे को कॉल आई थी उनकी, क्योंकि क्लासेस उदय वालों की लगातार कैंसिल हुई थी। उदय वाले बच्चे बोल रहे थे कि सर फोन करो रक्षक सर को, फोन करो रक्षक सर को, उनकी तबियत खराब है, उनकी तबियत खराब है, हमें तबियत जाननी है उनकी। तो ना स्पीकर पे करके उन्होंने बात करवाई ऋतिक सर ने, और सेम समृद्धि मैम ने भी स्पीकर, क्योंकि दोनों के अलग अलग बच्चे हैं, मैथ में आधा बच्चा है, आधा बच्चा बायो में है, ठीक है ना। तो दोनों ने स्पीकर पे करके मेरी बात करवाई। तो मैंने बच्चों से बात करी, उदय वालों से। परिश्रम वालों से बात हो नहीं पाई, क्योंकि परिश्रम के टीचरों ने मुझे फोन ही नहीं किया। ठीक है ना आरुषि मैडम ने फोन किया मुझे यार, ना मुझे ओम जी अवस्थी सर ने फोन किया। ये कोई तरीका है क्या यार, बताओ, है ना। उनको बोलना आप यार, ऐसे थोड़ी ना होता। 11th में देखो कितने एक्टिव है टीचर, है। ऋतिक सर ने मुझे फोन मिलाया, अनुराग सर का भी मुझे फोन आया, ठीक है। कुणाल सर ने भी मुझे फोन किया, कुणाल सर जो एसएसटी पढ़ाते हैं, वो वाले, उन्होंने भी फोन किया, ठीक है। और समृद्धि मैम का भी फोन आया। लेकिन भाई देखो परिश्रम वाले टीचर देखो ढीले। मेरे को सुनील सर का भी मैसेज आया, मतलब मम्मी के लिए बहुत ही बेस्ट विशेस भी आई उनकी, कि भाई ठीक है, महादेव की कृपा से अब जल्दी स्वस्थ हो जाएंगी मदर। तो मदर की सर्जरी थी एक्चुअली थर्सडे को, तो वहां जाना जरूरी था। और यकीन मानोगे मेरी थर्सडे को भी उठने वाली हालत नहीं थी, क्योंकि वेडनेसडे को कुछ खाया नहीं था पूरा दिन, पेट को ठीक रखने के लिए कुछ खाया नहीं था, लेकिन फीवर हल्का हल्का सा था। तो थर्सडे के दिन भी मैं सुबह उठा, क्योंकि मम्मी को लेके जाना है, और माँ तो माँ है भाई, ठीक है ना। तो मेरा ये पूरा जो हेड था ना, ये यहां से लेके यहां तक, ये पूरा पेन कर रहा था बहुत ज्यादा। तो मेरे से गाड़ी नहीं चलाई गई, मैंने कहा कैब बुक करके जाएंगे। तो हम हॉस्पिटल कैब बुक करके गए, फिर हॉस्पिटल में एक रात रुका। अगले दिन फिर डिस्चार्ज करवा के शाम को लेकर के आया, तो आपकी फ्राइडे वाली क्लास भी नहीं हो पाई, ठीक है ना। तो फ्राइडे वाली क्लास इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि जब डिस्चार्ज होता है तो बहुत उसमें टाइम लगता है, डॉक्यूमेंट जाते हैं आते हैं, इंश्योरेंस बहुत सारे पंगे होते हैं, डॉक्टर भी आता है, वो भी अपनी क्लियरेंस देता है, सब जगह से क्लियरेंस एनओसी वगैरह लेनी पड़ती है। हॉस्पिटल में ऊपर नीचे दौड़ते रहो, तो फिर मुझे टाइम इसलिए मिल नहीं पाया। और फिर मम्मी अब घर पे जब आ गई हैं, तो फिर अब थोड़ा उनका केयर ज्यादा हो रही है। और मतलब टाके आया ना, क्योंकि पेट में ऑपरेशन था, इंटेस्टिनल ऑपरेशन था कुछ, तो इसलिए थोड़ी केयर भी ज्यादा हो रही है। तो फिर इसलिए भी मैं थोड़ा सा कॉन्शियस था कि भाई नहीं, मैं घर पे रहूंगा। तो सैटरडे भी मैं घर पे रहा, फिर पूरा एक क्लास लेने उदय वाली आया था बस, उसके अलावा मैं पूरा टाइम घर पे ही था। संडे को पूरा टाइम घर पे था, मंडे को पूरा टाइम घर पे था, ठीक है। तो इस चक्कर में फिर आपकी बीच में भी कोई क्लास इसलिए नहीं लग पाई। नहीं तो मैं सोच रहा था शायद सैटरडे आपकी क्लास कोई लगवा लूं, संडे को लगवा लूं, मंडे को लगवा लूं, लेकिन मैं खुद ही नहीं लगवा पाया, क्योंकि मदर के साथ रहना बहुत जरूरी था। और भारती मैम भी मतलब दोनों मिलकर ही कर रहे थे, तो भारती की भी कुछ क्लासें कैंसिल हुई है। जैसे आज भारती क्लास नहीं ले रही, भारती मैम ने आज क्लासेस नहीं ली अपनी, क्योंकि आज मैं यहाँ आया हुआ हूँ, तो वो वहाँ पे है घर पे। तो शुरू में थोड़ी सी इंटेंसिव केयर की जरूरत है माँ को, तो बस जल्दी से रिकवरी हो रही है, ठीक है ना। और फिर कोई टेंशन नहीं है यार, दवा के क्लासें होंगी, है ना। और बाकी देखो ये मतलब वही मैं बोलता हूँ, देखो हम कितना भी तेज चल रहे हैं ना, हम कितना भी आगे चल रहे ना, भगवान बोलता भाई तेरी वो नस दबा दूंगा, तू बहुत तेज चल रहा है, ज्यादा तेज सिलेबस करवाना ना तूने परिश्रम में, ले तेरी ऐसी की तैसी।
ठीक है ना। तो भगवान ने वो नस मेरी दबा दी, बोला कि भाई अब तू थोड़ा था धीमे चल, ठीक है। तो ये टॉपिक कहां वेडनेसडे को हो जाना था और कहां अगला हफ्ता ट्यूसडे का आ गया आज, है ना। तो इसलिए आज हो रहा है, लेकिन अब मैं क्या करूं, अफसोस करूं कि भगवान का शुक्रिया करूं कि मैं ठीक हो गया हूं, मदर का भी ठीक ठाक ऑपरेशन अच्छे से हो गया है ना, और फिर मैं आपको पढ़ा पा रहा हूं। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं ग्रेटफुल हूं या मैं गिल्टी फील करूं कि यार तू बीमार क्यों पड़ गया, पढ़ा देता, वेडनेसडे को सिलेबस करा देता इनका, है ना। एक मेरे भी तो चुल है ना कि भाई नहीं यार, जो जो चल रहा है वैसे चलना चाहिए, ठीक है। लेकिन ठीक है यार, डिसिप्लिन कभी कभी फॉलो नहीं हो पाता, है ना। कभी कभी हम कोशिश करते हैं कि डिसिप्लिन से चलें, तरीके से चले, लेकिन नहीं हो पाता, ठीक है ना। ये गॉड्स प्लान के आगे सब प्लान फेल है भाई, ये बात सच है, बहुत बहुत सच बात है ये, ठीक है ना। गॉड्स प्लान जो होता है ना, उसके आगे सब फेल है। ठीक है, चलो चलो, काफी बातें हो गई है। तो थोड़ा सा टॉपिक बेटा बच गया था, है ना, थोड़ा सा टॉपिक बच गया था हमें मैग्नेटिज्म एंड मैटर का करवाना, है ना। वो है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर पर क्या प्रभाव पड़ता है वो वाला, ठीक है, ठीक है ना। थोड़ा सा वो रह गया है। उसके अलावा फिर प्रैक्टिस सेशन के कुछ सवाल हैं जो कि मुझे आपको करवाने हैं, ठीक है ना। तो मैं एक्चुअली मैं सच बताऊं तो मैं बहुत सारे सवाल ढूंढ के ला नहीं पाया, ला इसलिए नहीं पाया क्योंकि है ही नहीं। ला इसलिए नहीं पाया क्योंकि मैं बिजी था बहुत ज्यादा, नहीं बिजी वाली बात नहीं है, मैं ला इसलिए नहीं पाया क्योंकि है ही नहीं सवाल। 2025 के चेक करे, 24 के चेक करे, 23 के चेक करे, तो सारे 1 मार्क के सवाल हैं, एमसीक्यू वाले सवाल हैं, इस तरीके के सवाल ज्यादातर हैं। तो मैं वही लेके आ गया। अब जो सवाल है, मुझे 15-16 सवाल मिल गए हैं, ऐसा नहीं है। आराम से मेरे भाई, आराम से तोड़ोगे आप पक्का कुछ ना कुछ। इसको इधर कर दूं, ठीक है। आप आराम से थोड़ा काम करो। एक नए सर आए हैं हमारे, एक नए भैया आए हैं, ठीक है ना, वो बहुत तेजी में काम कर रहे हैं, तो उनको बता रहा था कि थोड़ा आराम से काम करो। ठीक है, तो सही है, चलो चालू करते हैं, ठीक है। और चालू भी करते हैं और खत्म भी करते हैं इसको। हाँ, लेकिन हाँ, मैं भी बता रहा था 15-16 सवाल में, लेकिन ले आया हूं ढूंढ ढांड के, 2020 के, 21 के, 22 के, 23 के, 24 के, ठीक है ना, उठा लाया हूं मैं सवाल, तो मिल जाएंगे आपको, ठीक है। मोस्टली 1 मार्कर है, मतलब ना मोस्टली 1 मार्कर है। 3 मार्कर बहुत कम मिले हैं मुझे यार, 3 मार्कर मैं ला रहा था लेकिन मुझे बहुत कम मिले हैं 3 मार्कर। चलिए फिर शुभारंभ करते हैं, शुभारंभ करते हैं। देखो, सुपर कंडक्टर की बातें हो गई थी शायद, पता नहीं, मैं फीवर में था यार, मैं सही से पढ़ा पाया नहीं पढ़ा पाया, मुझे ध्यान नहीं है ये वाला टॉपिक, है ना। एक बार ये वाला आप टॉपिक बता दो कि मैं ठीक से पढ़ा पाया था, आपको ये वाला टॉपिक समझ में आया था, एक बार थम्स अप कर दो, दिल बना दो, आग लगा दो, जो मर्जी कर दो, ठीक है ना। एक बार मुझे बस बता दो कि सुपर कंडक्टर वाली बातें आपको समझ में आ गई थी क्या, नहीं तो मैं दोबारा बता दूंगा। आज मेरी तबीयत ठीक है, आज मैं दोबारा बता सकता हूं, दोबारा बताने के मूड में हूं मैं, ठीक है। अगर सुपर कंडक्टर समझ में आ गया था तो आगे बढ़ते हैं। आ गया है, आ गया बच्चों को, यस लिख रहे हैं बच्चे, ये पढ़ा दिया था मतलब मैंने ना, है ना। माइजनर इफेक्ट बता दिया था, माइजनर इफेक्ट बता दिया था ना, है ना, है ना, कि सुपर, मतलब इसमें यही था, चलो फटाफट से बताता हूं 2 मिनट के अंदर अंदर। इसमें यही था कि सुपर कंडक्टर का मतलब होता है जो बहुत अच्छी कंडक्टिविटी हो, यानी करंट बहुत बहुत अच्छी क्वालिटी का पास हो रहा हो। और बहुत अच्छी क्वालिटी का करंट कब पास होगा, जब रेजिस्टेंस बहुत बहुत कम होगी। और रेजिस्टेंस बहुत बहुत कम कब होती है, जब टेम्परेचर बड़ा लो होगा। लेकिन मेरा टेम्परेचर ये पढ़ाते पढ़ाते हाई हो गया था, ठीक है ना। तो अब लो टेम्परेचर की बातें कर लेते हैं कि टेम्परेचर जब बहुत बहुत कम हो जाएगा तो रेजिस्टेंस भी बहुत बहुत कम हो जाएगी, तो करंट अच्छे से पास होगा, बहुत बहुत ज्यादा पास होगा, तो परफेक्ट कंडक्टिविटी बन जाती है, ऐसा बोलते हैं, ठीक है। परफेक्ट कंडक्टिविटी बन जाती है, ऐसा बोलते हैं, ठीक है ना। लेकिन अभी इस पर रिसर्च जारी है, मतलब ये अंडर ऑब्जर्वेशन, अंडर इसमें एक्सपेरिमेंट्स चल रहे हैं अभी, ठीक है ना, ठीक है ना। और एक तो बात हो गई कि कंडक्टिविटी इसकी परफेक्ट होती है, और ये मटेरियल बाय नेचर कैसा है, तो उसके बारे में बताया गया कि बाय नेचर जो ये मटेरियल है ना, वो डायामैग्नेटिक है। और डायामैग्नेटिक भी कैसा है, खतरनाक डायामैग्नेटिक है, खतरनाक। मतलब डायामैग्नेटिक तो आप ये समझोगे ना कि भाई नेगेटिव होती है उसकी काय, है ना, काय याद आ गया, ससेप्टिबिलिटी उसकी नेगेटिव होती है, लेकिन स्लाइटली नेगेटिव बोला था ना, याद करो, स्लाइटली नेगेटिव बोला था ना, इसकी तो -1 है, -1, यानी परफेक्ट डायमैग्नेटिज्म कैरी करता है। और देख म्यू जीरो मतलब क्या, अरे पसंद नहीं करता मैग्नेटिक फील्ड को, कतई पसंद नहीं करता भाई, मटेरियल ही बाय डिफॉल्ट ऐसा लिया जाता है ये वाला, कि मैग्नेटिक फील्ड को कतई पसंद ना करे, सारी मैग्नेटिक फील्ड उठा के बाहर फेंक दे। परफेक्ट रिपल्सिव मटेरियल है ये, एक तरीके से समझ गए ना। देखो क्या लिखा भी हुआ है, देखो, हेयर द फील्ड लाइंस आर कंप्लीटली एक्सपेल्ड, बाहर फेंक दी जाती है सारी की सारी बार फेंक दी जाती है, ठीक है ना। मतलब मान लो अगर ये कोई सुपर कंडक्टर है, ये कोई सुपर कंडक्टर है, ठीक है ना, तो इसके पास अगर कोई फील्ड लाइन आ रही है ना, छटक के बाहर जाएगी, ऐसे ऐसे ऐसे, एक भी नहीं जान देगा, एक भी नहीं जान देगा ये अपने थ्रू। ऐसे बनाता हूं इसको, रुक जाओ, ऐसे
ऐसे, समझ गए ना, सारी छटक के बाहर निकाल देगा, इसके थ्रू एक भी नहीं फील्ड को जान देगा, ऐसा है ये, ठीक है। तो सुपर कंडक्टर रिपेल्स द मैग्नेट एंड बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ इज रिपेल्ड बाय द मैग्नेट। इसको माइजनर इफेक्ट बोलते हैं कि सुपर कंडक्टर को हम लोग रिपल्सिव प्रॉपर्टीज के लिए यूज करते हैं, ठीक है। सुपर कंडक्टर्स को हम लोग रिपल्सिव प्रॉपर्टीज के लिए यूज करते हैं, इसी को माइजनर इफेक्ट के नाम से जाना जाता है, ठीक। और जो मैग्नेटिकली लेविटेटेड सुपरफास्ट ट्रेन्स हैं, यानी भाई ट्रेनों को हवा में लटका दिया जाएगा। हां, लटका कैसे देंगे, किसी धागे से नहीं लटकाना है, रिपेल होंगी, उसके जो टायर है नीचे से वो रिपेल होंगे, रिपेल होके चलेंगे, ऐसे छुएंगे नहीं पटरी को, क्योंकि पटरी को छू दिया तो फ्रिक्शन है। सोच, पटरी को छू दिया तो फ्रिक्शन है, छुएंगे नहीं, हवा में लटके रहेंगे ऐसे, समझ गए ना, किंगडम चुड़ैलिया। याद आया, याद आया, अभी मैं 11th वालों की क्लास ले रहा था, उदय वालों की, तो उनको किंगडम चुड़ैलिया पढ़ाया मैंने। आपको पता ही है हमारे पास भोटनी एंड झोलॉजी एंड भोटनी मिला करके 6 किंगडम होते हैं, है ना। किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाए, प्लांटे, एनिमेलिया और छठा है चुड़ैलिया। तो चुड़ैलिया की बात हो रही थी कि भाई हवा में लटकी रहती है, टांगे वांगे उसकी होती नहीं है, तो ऐसे ये ट्रेन भी होगी, मैग्नेटिकली लेविटेट करेगी, यानी हवा में उड़ेगी एक तरीके से, ठीक है ना, हवा में उड़ के चलेगी, उड़ के ऐसे, है ना, छू के नहीं चलेगी, छू के चलेगी तो फ्रिक्शन आ जाएगी ना। तो इसलिए सुपर कंडक्टर का यूज किया जाएगा, आने वाले समय में आपको देखने में ऐसी ट्रेनें मिल सकती हैं, ठीक है ना। उसका नाम मोदी जी क्या रखेंगे, थोड़ा सा आप आइडिया दे सकते हो, ठीक है ना। मोदी जी को जैसे भाई एक उन्होंने रखी वंदे भारत, ठीक है ना, फिर उन्होंने रखी नमो भारत, ठीक है ना, फिर वो पता नहीं अभी आगे क्या रखेंगे, तो ऐसे करके आप उनको सजेस्ट कर सकते हो कि इसका नाम आप ये रखो, ठीक है ना। तो मोदी जी को आप प्लीज जाके कमेंट में लिख दीजिएगा, ठीक है, कि ये जो मैग्नेटिकली लेविटेटेड सुपरफास्ट ट्रेन्स बनेंगी, जिनमें माइजनर इफेक्ट आप लोग यूज करवाओगे, उसमें भी आप कुछ ऐसे आगे करके फिर आगे भारत कर में थोड़ा अच्छा लगेगा, ठीक है ना। तो एक सीरीज बन जाएगी, समझ गए ना, एपिसोड 1, एपिसोड 2, एपिसोड 3, इस तरीके से, ठीक है। तो मोदी जी को आप जाके सजेस्ट करना बेटा कि क्या नाम इसका रखा जाएगा। चलिए अब पढ़ते हैं हम लोग इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर्स किस पर, मैग्नेटिक मटेरियल्स पर, ठीक है ना। यहां तक बातें सारी ओके हैं, एक बार बता दो, यहां तक बातें सारी ओके हैं, हैं? चैटवा हमने ऑन कर दिया है, चैटवा हमने ऑन कर दिया है, एक बार बता दो, एक बार बता दो। रिफ्रेश कर दे बेटा, चैट नहीं आ रही है। क्या उड़ो भारत कह रहे इस ट्रेन का नाम रखेंगे उड़ो भारत ठीक है, ठीक है। तो वंदे भारत तो गई, नमो भारत तो गई, और अब ये कौन सी है, उड़ो भारत, नरेंद्र मोदी एक्सप्रेस। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है, मतलब आप देख लेना, मतलब कि क्या सही रहेगा, है ना, ठीक है ना, ये आपके ऊपर है, अब आप देख रहे। आरडीएक्स भारत ट्रेन, अच्छा सही है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी अच्छा लगा मुझे सुन के। नो फ्रिक्शन भारत, अरे वाह, क्या बात है, क्या बात है। परिश्रम भारत ये अच्छा है, ये अच्छा लगा, ये अच्छा लगा। परिश्रम भारत ट्रेन, ठीक है, तो डन है, डन है फिर, है। मोदी जी को हम सब जाकर के ये कमेंट करेंगे, है ना, उनके इंस्टाग्राम के नीचे, ठीक है, कि इसका नाम रखो परिश्रम भारत ट्रेन, ठीक है। तो ये आने वाली है बेटा, है ना, परिश्रम भारत, ये नाम अच्छा लगा मुझे, ये नाम आई लाइक इट। पूकी भारत यार, ये तुम रहने दो, तुम पूकी वाले ना आना भाई, यहाँ इधर मत घुसना तुम पूकी वाले यार, ठीक है। चलो आओ, टॉपिक खत्म करते हैं फटाफट से, प्रैक्टिस सेशन पे आते हैं, फालतू बातें करते रहते हैं, ये ट्रेन का नाम रखना, वो ट्रेन का नाम रखना। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन मैग्नेटिक मटेरियल, हाँ भाई 3 प्रकार के मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं, पैरामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक। अब इन पे टेम्परेचर का क्या प्रभाव पड़ता है जरा सा सुनिएगा, ठीक है ना। सबसे पहले पैरामैग्नेटिक पे आते हैं, और सबसे ज्यादा पैरामैग्नेटिक पर ही प्रभाव पड़ता है टेम्परेचर का। दोनों पर उतना ज्यादा आपको नहीं जानना, इस पर आपको ज्यादा जानना है कि पैरामैग्नेटिक पर कैसा प्रभाव पड़ता है तापमान का। तो ग्राफ कुछ इस प्रकार है, ग्राफ से सारी बातें होती है यहां पे, है ना, 3 ही ग्राफ है, 3 मटेरियल 3 ग्राफ, ग्राफों से बात होती है, ठीक है ना। तो यहां पर काय का ग्राफ होता है टी के साथ, काय समझ गए ना, ससेप्टिबिलिटी, कि जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाते हैं उतना ज्यादा ससेप्टेबल होता है कि कम ससेप्टेबल होता है। तो ससेप्टिबिलिटी के साथ, ससेप्टिबिलिटी समझ गए ना भाई, कितना सेंसिटिव है टुवर्ड्स मैग्नेटिज्म, कि जरा सा भी छू दो आई, जरा सा छू दो तो उछल जाता है कोई, है ना। और हमें ऐसे छू लो मोटी चमड़ी, गेंडे वाली चमड़ी, तो हमें इतना कोई फर्क नहीं पड़ता, समझ गए ना। तो टेम्परेचर का ससेप्टिबिलिटी के साथ लेना देना है कि भाई वो मैग्नेटिक ससेप्टेबल कितना है, समझ गए ना। तापमान बढ़ाने से पैरामैग्नेटिक
पैरामैग्नेटिक मटेरियल का ससेप्टिबिलिटी कम होने लगती है, कम होने लगती है। कैसे कम होने लगती है? ऐसे ऐसे डिक्रीज करती है। बेसिकली दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, कहने का मतलब ये है, ठीक है ना। दोनों क्या है बेटा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। टेम्परेचर का इतना, कभी बड़ा टी बन रहा है, कभी छोटा बन रहा है, इतना होता है, ठीक है। तो काय क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है। ये बात आप ध्यान रखिएगा कि आप जितना ज्यादा तापमान बढ़ाओगे, अब तापमान बढ़ाने से होता क्या है? सोचना, जरा सोचना, थोड़ा थोड़ा बुद्धि आप खुद से दौड़ाओ। देखो, जब आप तापमान बढ़ाते हो ना, तो जो इसकी अलाइनमेंट होती है ना, किनकी अलाइनमेंट? जो अंदर छोटे छोटे डायपोल्स हैं, दिखाया था ना पिछली बार, एरो यहां वहां इधर उधर टेढ़े मेढ़े, जिनके पर्सनल डायपोल्स होते हैं ना, वो हिल जाते हैं, वो हिल जाते हैं। इसलिए हीट करने से, कभी भी आप हीट करोगे अगर मैग्नेट को, ठीक है ना, एक सिंपल से मैग्नेट को अगर आप हीट करोगे तो वो अपना मैग्नेटिज्म खोने लगता है, वो अपना मैग्नेटिज्म खोने लगता है, उसका मैग्नेटिज्म लूज होने लगता है। समझ लीजिएगा इस बात को, ठीक है। तो टेम्परेचर के बढ़ाने से ससेप्टिबिलिटी कम होने लगती है पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स की, ठीक है ना। अच्छा, अब इनका ना एक छोटा सा फॉर्मूला बनता है, बड़ा प्यारा सा छोटा सा फॉर्मूला बनता है। उसमें क्या है? उसमें ना कांस्टेंट लगते हैं दो, ठीक है। पहले उसमें एक ही कांस्टेंट था, फिर उसमें दो कांस्टेंट आए, और वो कांस्टेंट किसने डाला? क्यूरी जी ने डाला। क्यूरी जी, नाम सुना है ना, क्यूरी, है ना। तो क्यूरी ने डाला, ठीक है, और इसे क्यूरीज कांस्टेंट बोलते हैं, क्यूरीज कांस्टेंट, ठीक है। क्या है वो? प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटेगा, ठीक है, इक्वल टू लगेगा सी, क्यूरीज कांस्टेंट है सी, ठीक है ना। क्यूरीज कांस्टेंट क्या है? सी, ठीक है। साथ में म्यू नॉट, ये भी कांस्टेंट है, आपको पता है, और डिवाइड बाय टी। दिस इज द फॉर्मूला। कभी अगर सवाल आता है तो इन पे आता है, ठीक है। अब बच्चा पूछेगा, सर क्यूरीज कांस्टेंट की वैल्यू तो बताओ। तो मैं आपको बता दूं, ये मटेरियल टू मटेरियल अलग अलग होती है, मुझसे पूछना भी मत। गलती से भी मुझे कहीं घूमते फिरते दिख जाओ यहां वहां, ठीक है, बाजार में, ठीक है, ट्रेन में, प्लेन में, ठीक है, मॉल में, या सड़क पे, या अंडरपास में, या कहीं हवाई जहाज में, या समुद्र के अंदर, या कहीं नरक में, कहीं भी मुझे मिल जाना, इसकी वैल्यू मत पूछना मुझसे, ठीक है। नो, पाप होगा ये, पाप। इसकी वैल्यू पूछना पाप है। मुझे एक की भी नहीं पता, क्योंकि मुझे क्या, किसी को नहीं पता वैल्यू क्या है, क्योंकि गिवन होती है सवाल में ना, गिवन होती है सवाल में, तो अपन टेंशन इसकी लेते नहीं ज्यादा। क्यूरीज कांस्टेंट जो होगा वो मटेरियल टू मटेरियल वेरी करेगा, और वो मटेरियल डिपेंडेंट होता है। वैसे इस फॉर्मूले के लिए वो कांस्टेंट है, ठीक है। तो फॉर्मूला बन गया काय का सी म्यू नॉट बाय टी, ठीक है, बढ़िया। और म्यू नॉट तो आपको पता ही है कौन है, ठीक है, उसमें कुछ नहीं है। अच्छा हाँ, टेम्परेचर केल्विन में होता है बेटा, ये वाला, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। टेम्परेचर किस में कैलकुलेट करते हैं? केल्विन में करते हैं, ठीक है। तो बाकी आप यूनिट भी निकाल सकते हो इसकी, क्यूरीज कांस्टेंट की। काय टी ले गए, म्यू नॉट नीचे ले गए, आपको सब बाकी सबकी यूनिट पता ही है, तो आप सी की यूनिट चाहो तो निकाल भी सकते हो। वैसे जरूरत नहीं है, टेंशन ना लेना भाई, ठीक है, कहीं इसकी यूनिट निकालने बैठ जाओ, ठीक है, बढ़िया। अच्छा, एक चीज और, इस फॉर्मूले को एक और फॉर्म में भी लिखा जाता है। क्या है वो फॉर्मूला? काय को हम, याद है, आई बाय एच लिख सकते हैं, है ना। काई की जगह पर आई बाय एच लिख सकते हैं ना। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन डिवाइड बाय मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन डिवाइड बाय मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी, मतलब बच्चा डिवाइड बाय स्टूडेंट डिवाइड बाय टीचर। याद आया? स्टूडेंट का एफर्ट डिवाइड बाय टीचर का एफर्ट, उसको काय बोलते हैं, है ना। बताया हुआ ऑलरेडी मैंने आपको, ये आई बाय एच, इसका एक्चुअल फॉर्मूला यही होता है, ठीक है। तो अब आई बाय एच को आप सी म्यू नॉट बाय टी ऐसे लिख रहे हो, और सोचो एच को आप वहां ले गए मल्टीप्लाई करवाने के लिए, तो आई बराबर आ जाएगा, देख क्या, सी म्यू नॉट एच अपॉन में टी। और याद करो, ये जो म्यू नॉट एच होता है बेटा, यही बी नॉट होता है, यही बी नॉट होता है, जो टीचर आप पर प्रभाव डालता है, दैट इज बी नॉट, है ना। तो ये वही है, ये वही है। तो फाइनली ये फॉर्मूला इस तरीके से भी लिखा जा सकता है कि इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन जो होती है वो क्यूरीज कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड कितनी है बटे में तापमान कितना है। ये एक छोटा सा फॉर्मूला और है, ठीक है ना, इसको देख के घबराने का नहीं, ठीक है। बाकी इससे भी काम आपका चल जाता है। वैसे ये आपको ज्यादातर देखने को मिलेगा अगर न्यूमेरिकल आता है तो, है ना, ठीक है। हजम कर लो फटाफट से, ठीक है। और यही बेटा क्यूरीज लॉ भी है। ये जो क्यूरी का कांस्टेंट लगना है ना, ये जो इसने ये प्रोपोर्शनैलिटी दी थी, इसको क्यूरीज लॉ भी बोलते हैं, ठीक है। इसी को क्यूरीज लॉ भी बोलते हैं, क्यूरीज लॉ, ठीक है। बस इतनी ही कहानी है इसके अंदर, पैरामैग्नेटिज्म के अंदर, ठीक है। फटाफट से हजम कर लो, आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, फटाफट से हजम कर लो, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए।
नेक्स्ट आता है डायमैग्नेटिक मटेरियल्स। अब मैं आपको बता दूं भाई, डायमैग्नेटिक मटेरियल्स के पास तो खुद की डायपोल मोमेंट ही नहीं होती, तो तापमान के बढ़ाने से क्या कोई फर्क पड़ना चाहिए जी? ठुल्लू, कोई फर्क नहीं पड़ता, टेम्परेचर की डिपेंडेंसी नहीं है। डायमैग्नेटिक मटेरियल्स डायमैग्नेटिक मटेरियल्स की ससेप्टिबिलिटी तापमान के साथ ना तो बढ़ती है ना तो घटती है, इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर है। समझ गए ना? और क्यों है ये भी मैंने आपको बता दिया, क्यों है ये भी मैंने आपको बता दिया। तापमान के बढ़ाने से, अरे कोई इंडिविजुअल डायपोल मोमेंट ही नहीं है उनकी जो यहां वहां घूम के परेशान होंगे वो, समझ रहे हो ना? इंडिविजुअल डायपोल मोमेंट नहीं होती है किसमें? डायमैग्नेटिक मटेरियल्स में। जब लगाई जाए तो बात अलग है, लगाई जाए फिर आती है वो बात अलग है, उसकी बात नहीं कर रहा मैं, लेकिन खुद की कोई डायपोल मोमेंट इनकी नहीं होती है। जब नहीं होती है तो फिर फालतू बात करता क्यों है भाई? टेम्परेचर से डिपेंडेंट नहीं है, इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर होते हैं डायमैग्नेटिक मटेरियल। याद रखिएगा, 1 मार्कर सवाल ऐसे ही बनते हैं, छोटे छोटे सवाल बनते हैं, बिल्कुल 1 मार्कर। फेरोमैग्नेटिक पे आते हैं, एक बार ध्यान से सुनना, मजा आएगा आपको सुनने में। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स जो होते हैं बेटा, ठीक है, उनका जो काय होता है ना, वो टेम्परेचर के साथ बड़ा अजीब सा बिहेव करता है, बड़ा अजीब सा करता, डिक्रीज ही है, करता तो डिक्रीज ही है, लेकिन प्रोपोर्शनलिटी थोड़ी अजीब सी है। तो इसको मैं सीधा लिख देता हूं कि भाई काय डिक्रीज करेगा टेम्परेचर के बढ़ने से, यह बात पक्की है, लेकिन किस प्रकार से वो सुनो, वो सुनो। शुरू में तो यार ये सीधा सीधा सा रहता है, सीधा सा, मतलब डायमैग्नेटिक जैसा, टेम्परेचर के बढ़ाने से कोई खास फर्क इस पर नहीं पड़ता। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है पता है? धीरे धीरे ना ये ग्राफ ना कर्व होने लगता है नीचे की तरफ, नीचे की तरफ कर्व होना चालू होता है, नीचे की तरफ कर्व होना चालू होता है, ठीक है। फिर एक ऐसा टेम्परेचर आता है, ऐसा टेम्परेचर आता है, इसको बोलते हैं टीसी। एक ऐसा टेम्परेचर आता है, इसको बोलते हैं टीसी। टीसी क्या है? क्यूरीज टेम्परेचर। और ये 1 मार्क में पूछा जाता है, इसलिए इसकी डेफिनेशन लिख करके लाया हूं, ठीक है। क्यूरीज टेम्परेचर, और ये तापमान पहुंचने के बाद पता क्या होता है? इसका ग्राफ ऐसा हो जाता है, मतलब पैरामैग्नेटिक बन जाता है ये। हां, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का तापमान अधिक बढ़ा देने से, ज्यादा बढ़ा देने से, एक टेम्परेचर के पश्चात वो फेरोमैग्नेटिक से पैरामैग्नेटिक बिहेव करना चालू कर देता है। हां, ये सच बात है। तो ये इलाका सुन ले बेटा ध्यान से, ये वाला जो इलाका है, ये इलाका है ना, ये तो फेरो का था, यहां पे फेरो का राज चलता था, लेकिन इस इलाके में अब पैरा का राज चलेगा, इस इलाके में अब पैरा का राज चलेगा। समझ गए ना? तो फेरोमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक बन जाता है तापमान बढ़ाने से, और जिस तापमान पर यह चेंज आता है, उस तापमान को बोलते हैं क्यूरीज टेम्परेचर, टीसी क्यूरीज टेम्परेचर। पढ़ लो एक बार इसको, आओ पढ़ो मेरे साथ। द टेम्परेचर एट विच फेरोमैग्नेटिक मटेरियल चेंजेस इनटू पैरामैग्नेटिक मटेरियल। हजम करो हजम करो। क्या समझ में आया? तो शुरू में तो फेरो ही था यार, शुरू में वो फेरो ही था, पर एक तापमान आने के बाद ग्राफ का टर्न चेंज हो जाता है, ग्राफ की शेप चेंज होनी चालू हो जाती है। ग्राफ की शेप चेंज होती है, वो पैरा जैसा बिहेव करना चालू कर देता है, पैरा जैसा बिहेव करना चालू कर देता है। ठीक है। अच्छा, अब इसका फॉर्मूला कैसे दिया गया? तो इसका फॉर्मूला क्यूरी अकेले नहीं दी, वाइज भी आया। वीज या वाइज बोलते हैं, क्यूरी वीज या क्यूरी वाइज फॉर्मूला कहते हैं इसको, क्यूरी वाइज लॉ। ठीक है, काई का रिश्ता C अपॉन में T माइनस TC, इस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, T माइनस TC, TC क्या है? TC क्या है? क्यूरीज टेम्परेचर, है ना। TC क्या है? क्यूरीज टेम्परेचर। T क्या होगा? कोई गिवन टेम्परेचर, है ना। और ये C क्या होगा? कांस्टेंट होगा, वो कांस्टेंट भी आपको गिवन होगा। तो समझ जाना, जब फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की बात आएगी फॉर्मूला ये लगेगा, तब ये मत लगा देना, ये वाला मत लगा देना, ये तो पैरा के लिए है, ये फॉर्मूला पैरा के लिए, ये फॉर्मूला पैरा के लिए। ठीक है, इसके लिए कोई फॉर्मूला है ही नहीं क्योंकि इंडिपेंडेंट है। ठीक है, और ये फॉर्मूला किसके लिए? क्यूरी वाइज लॉ बोलते हैं इसको। ठीक है ना, ये फेरो के लिए। ठीक है, हजम कर लो। ठीक है, आइए सवालों पर चलते हैं। फिर सवालों पर चलते हैं। 2001 नीट में आया हुआ सवाल है, फटाफट से आ जाओ, है ना। प्रैक्टिस सेशन समझ लो स्टार्ट हो चुका है, अभी से ही प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट हो गया जी, प्रैक्टिस सेशन शुरू। ठीक है, क्योंकि सिलेबस आपका खत्म, मतलब ये चैप्टर आपका इतना ही था,
एनसीईआरटी खोल के देखोगे इतना ही है, ठीक है। और पुरानी एनसीईआरटी अगर आपके पास होगी तो उसमें फिर काफी कुछ और भी चीजें थी। इसके बाद हिस्टेरेसिस कर्व था, ठीक है ना, अर्थ मैग्नेटिज्म था, ठीक है। काफी मतलब 1-2 लेक्चर और लगेंगे उसमें, वो टॉपिक अगर करवाए जाएं तो, लेकिन वो फिर पुरानी एनसीईआरटी है, इसलिए टेंशन ना लें आप। अब एनसीईआरटी में यही सिलेबस है, ठीक है। और वही सिलेबस जो मैंने आपको शुरू में दिया था वो कंप्लीट हो चुका है, आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है ना। वो जो छाप के लाता हूं शुरू में चैप्टर के, वो उससे चेक कर लेना, मिला के देख लेना, ठीक है। और एनसीईआरटी से मिला के देख लेना, ठीक है। करवा दिया मैंने पूरा चैप्टर खत्म। सवालों पे आते हैं। अमंग विच द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी डज नॉट डिपेंड ऑन द टेम्परेचर। ओए, ससेप्टिबिलिटी टेम्परेचर पे डिपेंड ना करे, काय टेम्परेचर पर डिपेंड ना करे। कौन है वो, कौन है वो, कौन है वो? डायामैग्नेटिज्म वही है भाई, जिसपे टेम्परेचर के बढ़ाने घटाने से फर्क नहीं पड़ता, काय सेम रहता है, ठीक है ना। दैट इज कॉल्ड डायामैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है। आगे बढ़ूं, आगे बढ़ूं। 2008 में भी आया हुआ है, 6 में भी आया हुआ है, 2 बार आया हुआ सवाल है। क्यूरीज टेम्परेचर क्या होता है जी, बताओ जल्दी से, जल्दी फटाफट। क्यूरीज टेम्परेचर क्या होता है जी? ABCD, कौन टिक होगा? क्यूरीज टेम्परेचर क्या होता है? कह रहे पैरामैग्नेटिक बिकम फेरोमैग्नेटिक। नहीं नहीं, उल्टा भाई, उल्टा। कह रहे फेरोमेटर बेटा, नहीं, डाया नहीं, डाया नहीं, फेरो बिकम पैरा। हाँ, फेरो जब पैरा बन जाए वो क्यूरीज टेम्परेचर पर पॉसिबल होता है, ठीक है जी, ठीक है जी। तो आंसर इसका सी है, आंसर इसका सी है। बढ़िया बढ़िया। क्या लिखा हुआ एक बार पढ़, बहुत प्यारा सवाल है, बहुत प्यारा, बहुत प्यारा। और ये सवाल सीयूटी के अंदर आया हुआ है, ठीक है ना, सीयूटी के अंदर आया हुआ सवाल है ये, ठीक है। पढ़ इसको, बड़ा प्यारा सवाल है, बड़ा प्यारा सवाल है, पढ़। क्या कह रहा है? कह रहा है ससेप्टिबिलिटी एक सब्सटेंस की 300 केल्विन पर होती है इतनी। कह रहा तो फिर उसकी ससेप्टिबिलिटी 600 केल्विन पर कितनी होगी? टेम्परेचर को डबल करने के बाद ससेप्टिबिलिटी पर क्या असर पड़ेगा? ओ मेरे भाई, ओ मेरे भाई, सुन मेरी बात। ससेप्टिबिलिटी माइनस में किसकी होती है? याद करो, 1 हफ्ता हो चुका है पढ़े हुए, भूल भाल गए मुझे लगता है सब है। किंगडम चुड़े लिया, दिमाग से उड़े लिया। बता बता भाई बता, माइनस में किसकी होती है? अरे डायामैग्नेटिक की होती है यार। माइनस का काया किसका होता है? काया बोल रहा हूं, काई। माइनस का काई किसका होता है? डायग्राम नहीं, डायामैग्नेटिक का। हाँ की ना, डायामैग्नेटिक का। और डायामैग्नेटिक का टेम्परेचर पे डिपेंडेंसी नहीं है, टेम्परेचर पे डिपेंडेंसी नहीं, उतना ही आंसर है इसका। -0.2, -0.2 है ना, 1 नहीं है, 4 नहीं है, 6 नहीं है, समझो डिपेंड नहीं करता ना। डायामैग्नेटिक मटेरियल टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता, ठीक है। तो ये ट्रिकी क्वेश्चन था, ट्रिकी ट्रिकी सवाल था दोस्तों, फंस गए तुम। ट्रिकी सवाल। आओ जी, एक पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है जिसकी ससेप्टिबिलिटी दी हुई है 3 × 10⁻⁴ इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटाइजिंग फील्ड ऑफ 4 × 10⁻⁴। द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन द यूनिट्स ऑफ m-1 कितना होगा? पूछ देख क्या क्या दिया हुआ है। कह रहा है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है, उसकी ससेप्टिबिलिटी दी हुई है 3 × 10⁻⁴, ठीक है। कह रहा है उसे एक ऐसी फील्ड में रख दिया गया, इस प्लेस इन मैग्नेटाइजिंग फील्ड, यानी B0 है ये, B0 है ना। ये कितना है? 4 × 10⁻⁴, ठीक है। और कह रहा है फिर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन यानी आई बताई, आई को बताई, ये पूछ रहा है आपसे। कह रहा है आई को बताओ कितना आएगा। क्या करोगे, क्या करोगे? ऐसा दिया जाएगा तो बेटा आप सभी जानते हो, काई जो होता है वो I बाय H होता है, ठीक, बढ़िया। और आपको पता है जो B0 है वो μ0H है। ये थोड़े छोटे छोटे फॉर्मूले बेटा आने चाहिए ना, है ना, छोटे छोटे फॉर्मूले याद कर लो, फॉर्मूला शीट बना लो इसकी, मेरी बात मानो, इसकी फॉर्मूला शीट बना लो, छोटे छोटे फॉर्मूले याद कर लो, ठीक है। कोई बहुत बड़ी फॉर्मूला शीट इसकी बनने वाली नहीं, आधा पेज बन जाए, आधा पेज भरेगा बस आपका। एक A4 साइज की शीट लेके ना सिर्फ आधा पेज भर लो, छोटे छोटे फॉर्मूले याद कर लो, क्या दिक्कत है, ठीक है। काई होता है I बाय H, B0 = μ0H, ठीक है। यहां से H निकालेगा बेटा, H क्या आएगा? B0 बाय μ0 आएगा। सही कह रहे हो सर, H को पुट कर दें यहां पे। काई क्या आ गया? I बाय B0 बाय μ0, ठीक है। तुझे I निकालना, इसको यहां ले जा, ससेप्टिबिलिटी दी हुई है ना, हाँ। तो काय B0
बाय म्यू नॉट, ये आपका आई है। बस ये आई निकाल लो, आई निकाल लो, पुट कर दो सब चीजें। काई है ये देख, पुट कर दे। बी नॉट है, हाँ, और म्यू नॉट कितना होता है 4 पाई इंटू 10 की पावर माइनस, सब कुछ पुट करके निकालो आंसर। क्या करना है 3 इंटू 10 की पावर -4। बी नॉट कितना है 4 इंटू 10 की पावर -4 डिवाइड बाय 4 पाई इंटू 10 की पावर -7। ठीक है, कर लो कैलकुलेट इसको, अंदाजे से कर दूं। 10 की 4 से 4 गया, पाई से 3 चला गया, 3.14 और 3 उड़ाना यार, 3 से 3.14 गया। ठीक है, और 10 की पावर -4 8 हो जाएगा, नीचे -1 है तो 10 की पावर -1 डोमिनेट करेगा। ठीक है ना, तो देखते हैं नियरेस्ट आंसर कोई मिल रहा है क्या। अरे अरे ये क्या हो गया, कोई गलती करी है क्या। है म्यू नॉट तो लिया ही नहीं इसने, क्यों नहीं लिया भाई। हुँ? मैं तो कोई गलती नहीं करी यार, मैं तो सही लगाया है। ये सिर्फ इन दोनों को ही मल्टीप्लाई कर रहा है, इन दोनों को ही मल्टीप्लाई किया इसने। तो 4 3 12, 10 की पावर -4, 10 की पावर -4, 10 की पावर -8 है। ऐसा क्यों भाई, म्यू नॉट से डिवाइड क्यों नहीं किया इसने, क्या दुश्मनी है। होगा ना डिवाइड तो, काई आई बाय एच होता है, बी नॉट इज म्यू नॉट एच, एच हमने निकाला यहां पुट कर दिया। क्या गलती करी है, कोई गलती नहीं करी। पता नहीं भाई, एक बार देखना पड़ेगा, ये एक बार देखना पड़ेगा, रुक जाओ। चलो देखते हैं, कोई नहीं, आते हैं इस पे, आते हैं। अच्छा हाँ, एक ये क्वेश्चन है भाई, ठीक है, इस क्वेश्चन को आप थोड़ा सा पी जाना, क्योंकि ये फैक्ट एनसीईआरटी में सीधा सीधा लिखा हुआ है। और ये क्यों लिखा हुआ है, इसके पीछे का जो रीजन है ना, वो आपको पता चलेगा 6th चैप्टर में। वो कब शुरू होगा, कल, मतलब नेक्स्ट क्लास में। ठीक है ना, देखो क्या लिखा हुआ, एक बार पढ़ो। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मैग्नेटिक मटेरियल इज ऑब्जर्व्ड इन ऑल द मटेरियल्स, मतलब ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है सब मटेरियलों में होती है। इसका आंसर है डायामैग्नेटिज्म। सर ये क्या बात हुई, हर मटेरियल डायमैग्नेटिक होता है। हां सर, फेरोमैग्नेटिक भी, हां सर, पैरामैग्नेट, हां, और सर डाया तो है ही डाया। सर दुनिया की सब में थोड़ा ना थोड़ा डायमैग्नेटिज्म है क्या, हां, थोड़ा ना थोड़ा डायमैग्नेटिज्म सब में है। थोड़ा ना थोड़ा डायमैग्नेटिज्म मुझ में भी है, थोड़ा ना थोड़ा डायमैग्नेटिज्म आप में भी है, थोड़ा ना थोड़ा डायमैग्नेटिज्म इसमें भी है, इसमें भी है, सब चीजों में थोड़ा ना थोड़ा डायमैग्नेटिज्म होता है। हां, फेरो में फेरो वाली चीजें ज्यादा होती हैं, इसलिए वो फेरो है, मतलब डोमिनेशन वहां पे फेरो की ज्यादा हो जाती है, इसलिए वो फेरो जैसा बिहेव करता है। समझ गए, पैरा में पैरा वाला नेचर ज्यादा बिहेव करता है, लेकिन हर कोई बाय डिफॉल्ट बाय नेचर डाया ही है। अब आप सोचोगे ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, डाया तो सर बहुत बुरा होता है, डाया तो सर वो गंदा बच्चा है जो टीचर से बहस करता है, जो टीचर को कहता है कि तू बाहर निकल जा, मैं तो नहीं बाहर जा रहा क्लास से। याद आया ना, पैरा फेरो डाया तीनों याद आए ना। तो पैरा कैसा बच्चा था कि भाई ठीक है टीचर को प्यार करता है पर ओके ओके, मतलब टीचर की बात मान लेता है लेकिन ओके ओके बात मानता है। ठीक है ना, डाया कैसा है, टीचर की एकदम एंटी कर देता है सारी चीजें। तो आप कह रहे हो सब में है, मैं कह रहा हूं हां सब में है, सब में होता है एक ना एक शैतान हर व्यक्ति में, हर इंसान में एक शैतान छुपा हुआ है। तो ऐसे ही ये डायमैग्नेटिज्म हर मटेरियल में छुपा हुआ है। और ये क्यों छुपा हुआ है, ये कैसे छुपा हुआ है, जानने के लिए देखते रहिए परिश्रम 2026 बैच चैप्टर नंबर 6 का टॉपिक लेंस लॉ। एक टॉपिक आएगा लेंस लॉ, ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर में है लेंस लॉ। तो लेंस लॉ से हम लोग ये सीखेंगे कि कैसे, मैं याद दिलवाऊंगा, आप मुझे याद दिलवा देना, अगर मुझे याद ना आए अगर, तो आप मुझे याद दिलवा देना कि सर लेंस लॉ आ गया, डायामैग्नेटिज्म कैसे होता है सब में, ये समझा दो। ठीक है ना, तो ये लेंस लॉ से समझ में आएगा बेटा, पहले लेंस लॉ पढ़ना पड़ेगा उसके लिए, तो थोड़ा सा सब्र करो, सब्र करो, आप सभी को समझ में आएगा कि शैतान कहां है और ये शैतान कैसे है। ठीक है, लेकिन इतनी बात पक्की है
कि डायामैग्नेटिज्म सब में होता है, और एनसीईआरटी ने भी ये लाइन लिखी हुई है, अगर आप पढ़ोगे एनसीईआरटी, कुछ बच्चों का इच्छा होता है एनसीईआरटी रीड करने का, करना आप रीड, लिखी हुई मिल जाएगी आपको ये लाइन उसके अंदर, ठीक है, कि एवरी मटेरियल इज बाय डिफॉल्ट बाय नेचर डायामैग्नेटिक। थोड़ा सा, मैं नहीं कह रहा कि पूरा डायमंड, थोड़ा सा डायमंड हर कोई है, ठीक है। तो ये इसलिए क्वेश्चन लेकर के आया मैं, ताकि मैं ये एड्रेस कर पाऊं आपको ये चीज, है ना। और एक बात और करना, इस चीज को नोट्स में लिख लेना, इस चीज को अपने नोट्स में लिख लेना, नोट का पॉइंट बना के लिख देना, नोट का पॉइंट बना के लिख देना, एवरी मटेरियल इज डायामैग्नेटिक। थोड़ा सा डायमैग्नेटिक तो वो होता है, ठीक है। बाकी फेरो में फेरो वाली प्रॉपर्टीज ज्यादा होती हैं, ठीक है जी। चलिए इसी के साथ चपेटर तो हो गया खत्म, है ना। और सवाल हम लोग कंटिन्यू रखते हैं, सवाल मैं लाया हुआ हूं काफी सारे, तो कंटिन्यू रखते हैं। आइए 2023 का बोर्ड में आया हुआ सवाल है भाई, 2023 का बोर्ड में आया हुआ सवाल है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी बिटवीन 0 to 1? किसका म्यू आर 1 से छोटा और 0 के बीच में लाई करता है? एल्युमिनियम, एल्निको, वाटर और सोडियम, इस तरीके के सवाल आते हैं बोर्ड में, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको चीजें याद करनी पड़ती है कि कौन सा मटेरियल कैसा है, कौन सा मटेरियल डाया है, कौन सा पैरा है, कौन सा फेरो है, ये थोड़ा थोड़ा आपको याद करना पड़ता है, ठीक है। 45 सेकंड्स का टाइम दे रहा हूं, ट्राई करो। थोड़ा सा हिंट दे दूं, अभी चल रहा है पोल का टाइम, हिंट देता हूं। देखो म्यू 0 और 1 के बीच में एक डायामैग्नेटिक मटेरियल का ही होता है बेटा, ठीक है। डायाग क्यों लिखता हूं यार मैं, डायामैग्नेटिक मटेरियल का ही होता है। अब तुम चेक करो कौन डायामैग्नेटिक है इसमें से, मैं बता चुका हूं पहले से आपको, ये वैसे कोई नई चीज नहीं है, मैं बता चुका हूं। हाँ जी, तो सॉल्यूशन आपको समझ में आ गया होगा। म्यू आर अगर 0 और 1 के बीच में है तो वो डायामैग्नेटिक मटेरियल्स का ही होता है। डायामैग्नेटिक मटेरियल कौन है? वाटर है बेटा, वाटर है। इसका एग्जांपल मैंने आपको पहले भी दिया था, जब हम पढ़ रहे थे, जब हम चल रहे थे, तीनों मटेरियल के बारे में आपको बताया था, तब मैंने आपको कहा था कि वाटर जो है वो एक डायामैग्नेटिक सब्सटेंस है, ठीक है ना। तो इसका आंसर सी बनता है। आपको आता था नहीं आता था तो डिसअपॉइंट मत होना, ठीक है। आता था अच्छी बात है, नहीं आता था कोई बात नहीं, ठीक है। ये देखो, नो डिसअपॉइंटमेंट, कोई बात नहीं। पकड़ पाए तो अच्छा है, नहीं पकड़ पाए तो और अच्छा है। नकुल, साक्षी, उज्जवल, प्रीतम, प्रियांशु, विराज, पार्थ, गौरी, अमृतांशु, विनायक, ठीक है। आइए, हाँ 2023 का एक और सवाल देखो कैसे सवाल आते हैं, है ना। तो ये आप इस तरीके की तैयारी आपको करनी पड़ेगी इस चैप्टर में, ठीक है ना। थोड़ा सा याद करने वाली चीजें ज्यादा हैं इसमें। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज इट्स परमिएबिलिटी लेस देन दैट ऑफ फ्री स्पेस? जिसका म्यू नॉट से कम है। ओ माय गॉड, परमिएबिलिटी लेस देन दैट ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है। फ्री स्पेस की म्यू नॉट होती है ना, और उससे भी कम हो उसकी परमिएबिलिटी, ऐसा इनमें से कौन है? ठीक है, करो आराम से 45 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, आराम से करो, कोई जल्दी नहीं। बेटा पकड़ पाए तो ठीक, नहीं पकड़ पाए तो कोई बात नहीं। आओ देखो, सुनो बात को। कह रहा है ऐसा सब्सटेंस जिसकी परमेबिलिटी फ्री स्पेस की परमेबिलिटी से कम हो, इसको इसके नीचे ले जा, तो म्यू बटा म्यू नॉट लेस देन 1, ठीक।
और म्यू बटा म्यू नॉट क्या होता है? म्यू आर, रिलेटिव परमेबिलिटी, ऊपर मीडियम वाली नीचे फ्री स्पेस वाली, है ना? तो ये आएगी म्यू आर। और म्यू आर लेस देन 1 किस में होता है भाई? डायामैग्नेटिक में यार, मत भूलो मत भूलो, डायामैग्नेटिक में, है ना? डायामैग्नेटिक में। तो इनमें से डायामैग्नेटिक पहचानो कौन है? तो कॉपर है इसका आंसर, कॉपर है इसका आंसर, ठीक है ना? कुछ एग्जांपल्स है जो आपके पास रेडी होने चाहिए, बिल्कुल रेडी, तैयार होने चाहिए, ठीक है? तो कॉपर एक बड़ा मशहूर एग्जांपल है डायामैग्नेटिज्म का, तो नोट कर लीजिएगा इस चीज को, ठीक है, कि कॉपर ही है वो, ठीक है? ऐसे सवाल पकड़ने हैं आपको, ठीक है? क्लियर हुआ? आदि, हर्षल, आदित्य, आशीष, अरहान, ललित, प्रियांशु, आदर्श, गौतम, यथार्थ। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। 2020 21 23 नहीं का सवाल है। इफ द मैग्नेटाइजिंग फील्ड ऑन अ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल इज इंक्रीज्ड, तो परमिएबिलिटी का क्या क्या होगा? कह रहा है मैग्नेटाइजिंग फील्ड जो होती है, यानी जो बी नॉट है, इसको आपने इंक्रीज कर दिया अगर, ठीक, इसको अगर आपने इंक्रीज कर दिया, मैग्नेटाइजिंग फील्ड, मैग्नेटाइजिंग फील्ड, अब समझ गया क्या गलती है? ये एच ही था भाई, हम इसे बी नॉट समझ रहे थे, मैं फील्ड सोच करके इसको बी नॉट ले रहा था, ये फील्ड नहीं है, ये एच है, ये एच है। और पहली बात मेरी गलती है, मेरी गलती है बहुत बड़ी, बहुत भयंकर, कि यहां पर देख AM-1 दिया हुआ है। अगर ये फील्ड होती, मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड होती, तो टेस्ला होना चाहिए था ना यहां पर। ये मेरी गलती है ना, रियली सॉरी, ठीक है, मेरी गलती है। ये काय है, ये एच है, ठीक है, ये काय है, ये एच है, और आपको I/H फॉर्मूले से I निकालना है बस, ठीक है? तो ये मैंने थोड़ा जबरदस्ती का कॉम्प्लेक्स बना दिया, इतना कॉम्प्लेक्स नहीं था ये, ठीक है? लेकिन हाँ, वैसा आ सकता तो आप देखो कहीं कहीं से आपको निकालना पड़ेगा फिर फॉर्मूलों से, ठीक है? कहने का मतलब ये है। खैर, यहां पर ये मैग्नेटाइजिंग फील्ड दी हुई है, यानी एम्पियर पर मीटर दिया हुआ है, वो H होता है, वो H होता है। और काय दिया हुआ आपको, ससेप्टिबिलिटी दी हुई है, I आपसे पूछा हुआ है, तो बस काई H हो जाएगा ये, है ना? आई को काई एच लिख सकते हो। काई क्या है? 3 इंटू 10 की पावर -4 और 4 इंटू 10 की पावर -4, ये 12 इंटू 10 की पावर -8 आ गया, ठीक है? तो सी ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन सही है। ओके, चलो ये भी सॉल्व हो गया, है ना? नहीं तो ये अड़ा रहता कहीं ना कहीं मेरी बुद्धि में, ठीक है? चलिए लौट चलते हैं हम लोग, लौट चलते हैं। तो बात बी नॉट की नहीं हो रही है भाई, ठीक है? इफ द मैग्नेटाइजिंग फील्ड एच की बात हो रही है, कह रहे बढ़ा दिया जाए, ऑन अ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल इज इंक्रीज्ड, तो परमिएबिलिटी का क्या होगा? म्यू का क्या होगा? बढ़ेगी घटेगी? सोचो और सोच विचार करके बताओ आराम से, 45 सेकेंड्स आराम से सोचो। ये क्वेश्चन यार मेरे ख्याल ना 22 मतलब 21 का नहीं है ये क्वेश्चन, क्योंकि मुझे 20 में तो एक ही क्वेश्चन मिला था, ये 22 का है, ठीक है? ये 22 का है क्वेश्चन, क्योंकि मुझे 20 में एक ही क्वेश्चन मिला था, मुझे ध्यान है। हाँ जी, क्या आंसर बनता है? हाँ जी भाई, क्या आंसर बनता है इसका? देखो, कह रहा है मैग्नेटाइजिंग फील्ड किसी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल पर अगर आपने इंक्रीज करी तो परमिएबिलिटी पर क्या असर पड़ेगा? देखो यार, परमिएबिलिटी का मतलब होता है कि फील्ड को कितना पसंद आ रहा है, ठीक है ना भाई? फील्ड को कितना पसंद आ रहा है, तो उसके अंदर की जो मैग्नेटिक फील्ड है और जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, उसके बीच में रिश्ता ही म्यू का है, ठीक है ना? यानी म्यू जो है वो B/H है। कैसे? कैसे? देख बेटा, जो B होता है वो म्यू Ni से, Ni कोई H लिखते ना हम, तो म्यू H बन जाता है, उसी से ये आया हुआ है। समझा क्या बात को? ठीक है,
तो भाई अगर आप एच बढ़ाओगे और इनसाइड फील्ड फेरोमैग्नेटिक में वैसे भी बहुत ज्यादा होती है, ठीक है, तो म्यू ने घटना है भाई, फिर तो म्यू ने डिक्रीज ही होना है, ठीक है, एच के बढ़ाने से म्यू ने घटना है, इनवर्सली है दोनों, ठीक है, तो डिक्रीज आंसर है इसका ए। उदय, अनुष, निवेदिता, नित्यम, कलश, अमृतांशु, आदित्य, उज्जवल, अक्षत, मुजीब। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंक्रीज नहीं होगी बेटा, डिक्रीज होगी। बढ़िया सवाल, बढ़िया सवाल। ये भी बेटा 22-23 का है, पता नहीं क्यों 20 लिखा हुआ है इसने यार। 22-23 का सवाल है, 20 से मुझे एक ही सवाल मिला था। कह रहा है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड गेट्स मॉडिफाइड एज शोन इन द फिगर। अच्छा, दो मटेरियल दे रखे हैं भाई, फिगर बना रखी है ए और बी, ठीक है। कह रहा है व्हेन टू स्पेसिमेंस ए एंड बी आर प्लेस्ड इन इट, दो स्पेसिमेन रखे गए हैं, पता नहीं कौन है ए, पता नहीं कौन है बी, आपको चेक करना होगा शायद, है ना। हाँ ये देखो, आइडेंटिफाई द स्पेसिमेन ए एंड बी। तो भाई ध्यान से ए को देखो एक बार जरा, क्या ए फील्ड को पसंद कर रहा है? डायग्राम क्या बोल रहा है? क्या ये फील्ड को पसंद कर रहा है? नहीं, बाहर से निकाल रहा है, लेकिन कुछ एक अंदर भी जा रही है, यानी नफरत करता पर थोड़ी सी। इसको देखो, बहुत सारी अंदर जा रही है ना, अंदर जा रही है बहुत सारी, ठीक है। तो ये कैसा है? ये डाया है भाई, ये डाया है। जो बाहर को ऐसे फेंक के निकालता है ना, रिपेल होती हुई जाती है, वो डाया होती है। ये डाया है, ये डाया है। ये क्या है? ये सारी अंदर जा रही है, फेरो है। ये सारी अंदर जा रही है तो कौन है? फेरो है, ठीक है। कह रहा हाउ इज द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ स्पेसिमेन ए डिफरेंट फ्रॉम स्पेसिमेन बी। तो नेगेटिव पॉजिटिव का फर्क है, आपको पता है। इसकी ससेप्टिबिलिटी नेगेटिव होनी है, इसकी ससेप्टिबिलिटी 0 से कम होनी है, इसकी ससेप्टिबिलिटी 0 से काफी काफी ज्यादा होती है। याद करो, पॉजिटिव साइड पर काफी ज्यादा, है ना, पॉजिटिव साइड पर काफी ज्यादा और नेगेटिव साइड पर थोड़ी सी, तो नेगेटिव होती है, मेन बात ये है, ठीक। आगे बढ़ू, चलिए 2024 का सवाल है, आइए देखिए। कह रहा करंट कैरिंग सर्कुलर लूप ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट एम इज सस्पेंडेड इन अ वर्टिकल प्लेन इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बी सच दैट प्लेन इज नॉर्मल टू बी। अच्छा, प्लेन नॉर्मल है बी के, मतलब अगर ऐसे फील्ड जा रही है, अगर मैं बना के दिखाऊं, है ना, अगर ऐसे फील्ड जा रही है तो ऐसे लूप रखा हुआ है, नॉर्मली लटका रखा है ऐसे, है ना। प्लेन जो है अच्छा प्लेन परपेंडिकुलर है। एक मिनट को, करंट कैरिंग सर्कुलर रूप है, पहली बात तो यार एक बार रुक जाओ, ठीक है। सर्कल तो बना दे कम से कम, है ना, बाद में देख लेंगे कैसा है सर्कल, ठीक है, पहले सर्कल बना दे। अच्छा, करंट कैरिंग सर्कुलर लूप ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट एम इज सस्पेंडेड इन वर्टिकल प्लेन इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बी सच दैट प्लेन इज नॉर्मल टू बी। प्लेन नॉर्मल है बी के, अच्छा, मतलब ऐसे रखा हुआ है, ऐसे, तो बी ऐसा निकल रही है इसमें से, ऐसे नहीं है, ये ऐसे नहीं है, थोड़ा ऐसा है, तिरछा है, मतलब मामला ऐसे है, ऐसे। ये लूप है, सोच, ये मेरा हाथ जो है ना लूप है, इमेजिन कर, ये जो मेरा हाथ है लूप है, और ये मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, दिख रही है। इसका प्लेन परपेंडिकुलर है, नॉर्मल है ना, नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर ही होता है, तो इसका प्लेन जो है वो परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड के। मैग्नेटिक फील्ड ऐसे चीर के निकल रही है इसको, ठीक। तो इसकी मैग्नेटिक मोमेंट कैसी होगी? फिर मैग्नेटिक मोमेंट भी ऐसी होगी, ये मैग्नेटिक मोमेंट होगी इसकी एम, है ना, मैग्नेटिक मोमेंट भी ऐसी होगी इसकी। मैग्नेटिक मोमेंट समझते हो ना भाई, आउटवर्ड नॉर्मल जैसा, एरिया वेक्टर के पैरेलल होती है वो, ठीक है। कह रहा है वर्क डन इन रोटेटिंग दिस लूप बाय 45 डिग्री। ओ माय गॉड, कह रहा है 45 डिग्री से रोटेट करना है जी इसको, ठीक है, 45 डिग्री से इसको रोटेट करना है अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू बी इज क्लोजेस्ट टू। 2024 का सवाल है, देखो, ठीक है। तो इसलिए अब मैंने आपको बताया, धीरे धीरे जो सवाल थे ये तो टफ की साइड जा ही रहे हैं, ठीक है। तो इसको घुमाया है, ठीक है, इसको घुमाया है ना। तो देखो अभी एम और बी के बीच में एंगल कितना है, मैं हिंट दे रहा हूं, करोगे आप खुद ही इसको सॉल्व, अभी टाइम दूंगा सॉल्व करने का। सुनिए पहले, ये एम है, ये बी है, ये बी है और ये एम है ना। अभी दोनों के बीच में एंगल क्या है सर? 0 डिग्री। अभी एंगल क्या है? 0 डिग्री। कह रहा है इसको टर्न करना है, घुमाना है, और घुमा के 45 डिग्री तक घुमाना है इसको। 0 से क्या लेके आना? 45, मतलब ये करना है। दिख रहा है 45 डिग्री दिख रहा है, देख ऐसे है, ये ऐसे से ऐसे लाना है इसको, ये ऐसी रहेगी अपनी जगह पर, ये ऐसे घूम जाएगा, मतलब इसको थोड़ा सा ऐसे घुमाना, यूं, समझ गया, थोड़ा सा ऐसे घुमाना इसको। तो जब ये घूमेगी
है ना, पहले तो ये ऐसे है दोनों, है ना, पहले तो दोनों पैरेलल है, एम ऐसे है, ऊपर से देखें तो, टॉप से देखें तो एम ऐसे है और बी भी ऐसा ही है, ऊपर चढ़े एक दूसरे के, ठीक है। लेकिन बाद में क्या होगा, बाद में बी तो ऐसी रहेगी, लेकिन एम कैसी हो जाएगी, एम हो जाएगी ऐसी, ऊपर से देखें तो 45 डिग्री का एंगल आ जाएगा, पहले 0 डिग्री है, ठीक है। तो टॉर्क निकालनी है आपने, कितनी टॉर्क की है ना, वर्क डन है, वर्क डन कितना लगेगा इसको रोटेट करने में, आपको यह बताना है, ठीक है। ट्राई करो, देखते हैं क्या करते हो, ट्राई करो, देखते हैं क्या करते हो आप। सुनो 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 भाई सुनो, पहली बात, वर्क डन नेगेटिव तो नहीं आ सकता, ये नेगेटिव तो नहीं आएगा, ठीक है। आएगा तो पॉजिटिव ही, क्योंकि तुम उसकी स्टेबल पोजीशन से, अच्छा भला बैठा था वो, मतलब एम और बी जब दोनों ऐसे थे तो एक स्टेबल पोजीशन थी ना, है ना। लेकिन तुमने क्या किया, तुमने उसको जबरदस्ती का एंगल दे दिया, तुमने उसको जबरदस्ती घुमा दिया, और घुमाओगे तो फिर टॉर्क लगनी चालू हो जाएगी, एम क्रॉस बी। अभी तक एम क्या था, अभी तक टॉर्क क्या थी, इस केस में देखें तो टॉर्क क्या थी, इस केस में सर टॉर्क थी एम क्रॉस बी करें अगर हम, तो एम बी साइन थीटा, लेकिन साइन 0 है सर, यानी टॉर्क 0 थी। मतलब 0 टॉर्क से आपने जबरदस्ती टॉर्क दे दी इसको, जबरदस्ती आपने इसको क्या दे दी भाई, साइन 45 यानी टॉर्क दे दी, यानी एम बी, तो साइन 45 होता है 1/√2, एम बी √2 जबरदस्ती का दे दिया आपने इसको। अच्छी वाली बैठी थी वो, अपनी स्टेबल पोजीशन में थी, उससे आप इसको अनस्टेबल में ले आए, ऐसे ही किया ना। तो जब अनस्टेबल में लेके आओगे तो आपको वर्क डन जो वो पॉजिटिव में करना पड़ेगा, मेहनत आपको ऊपर से डालनी पड़ेगी, मेहनत मिलेगी नहीं आपको, तो ये नेगेटिव तो कतई नहीं हो सकते, ए और सी तो कतई आंसर नहीं हो सकता। एक तो इतना समझ लो। दूसरी चीज बेटा, हमको वर्क डन निकालना है, बात सही है सर, हमको वर्क डन निकालना है, और वर्क डन बेटा डेल्टा यू के बराबर होता है ना। जो भी एक्सटर्नल वर्क डन होता है वो पोटेंशियल एनर्जी के चेंज के बराबर होता है। और मैंने आपको सेकंड चैप्टर के अंदर इसका एक सीधा फॉर्मूला दिया था, अगर याद आओ तो, अगर याद आ रहा हो तो एक सीधा फॉर्मूला था, डिराइव किया था उसको हमने, मैं फॉर्मूला आपको बताता हूं, यादों की बारात, वही सेम फॉर्मूला लगेगा, देखो वही सेम फॉर्मूला वहां पर था, पीई ब्रैकेट में साइन थीटा इनिशियल माइनस साइन थीटा फाइनल, याद करो, साइन थीटा इनिशियल माइनस साइन थीटा फाइनल, ये वहां पर था चैप्टर 2 में। ये चैप्टर 2 का वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी का मामला है। आप इसको यहां के लिए भी यूज कर सकते हो, कैसे, ऐसे देखो यहां के लिए यूज करते हैं इसको बेटा। वर्क डन तो अभी भी डेल्टा यू ही है, पी की जगह बस एम भी हो जाएगा यार, जो वहां पी था वो यहां एम है, जो वहां ई था वो यहां बी है, बाकी सब वही है बेटा। साइन थीटा इनिशियल माइनस साइन थीटा फाइनल, लगा दो यार इसी को ही यार, लगाओ, और क्या करोगे, देखो एम बी साइन इनिशियल कितना है, 0 है सर, साइन इनिशियल क्या है 0 डिग्री, माइनस साइन फाइनल क्या है, फाइनली साइन कितना है 45 है सर, 45, ठीक है। कितना आ गया एम बी साइन 0 0, एम और बी की कुछ वैल्यूज दी है क्या, नहीं दी है, माइनस साइन 45 क्या होता है 1/√2, ठीक है। तो ये कितना आ गया बेटा, ये आ गया एम बी, है ना, डिवाइड बाय √2, ठीक। और 1/√2 होता है 1.414, है ना,
1.414 ये √2 है। ठीक है, बाकी वैल्यूज नहीं दी हुई, कुछ भी नहीं दी हुई ना। हाँ ठीक है, तो 1 डिवाइड बाय 1.4, 1.7 तो नहीं बन सकता। 1 डिवाइड बाय 1.4 1.7 तो नहीं बन सकता भाई, है ना। तो बी आंसर बनता है इसका, ठीक है ना, बी आंसर बन रहा है, बी आंसर। ठीक है, और एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, गलती 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 गलती, गड़बड़ 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 गड़बड़। साइन कैसे लिख दिया मैंने, कॉस है यार, यहां पर डिराइव करके आया था, कॉस आया था भाई, साइन नहीं आया था। क्षमा करें क्षमा करें क्षमा करें। पोटेंशियल एनर्जी में साइन कैसे आ सकता है, पोटेंशियल एनर्जी में कॉस आता है, टॉर्क में साइन आता है। हिल गया है थोड़ा सा, एक हफ्ता हो गया ना बेटा, इसको थोड़ा तेल चाहिए, तेल पानी जरूरी है इसके लिए। ठीक है, साइन तो टॉर्क में आता है, यहां कॉस है। सॉरी सॉरी, गलती से क्षमा करें, क्षमा क्षमा। फिर साइन लिख रहा हूं देखो। बीमारी हो गई है कोई, फिर साइन लिख रहा हूं। कॉस कॉस थीटा इनिशियल माइनस कॉस थीटा फाइनल, ये था फॉर्मूला, चेक कर लो। ठीक है, सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है, ये था कॉस थीटा इनिशियल माइनस कॉस थीटा फाइनल। ठीक है, वही सोचू कि माइनस में कैसे वैल्यू आ रही है इसकी ना, माइनस में वैल्यू बन रही है, माइनस में वैल्यू बन ही नहीं सकती। ठीक है ना, माइनस वैल्यू बन ही नहीं सकती, क्योंकि वर्क डन आपने लगाया है, वर्क डन मिला नहीं है आपको, आपको करना पड़ा है वर्क डन। जब करना पड़ता तो पॉजिटिव चीजें होती हैं, समझ रहे हो ना, तो ये करना पड़ा है। खैर आइए पुट कर लेते हैं, कॉस थीटा 1, इनिशियल थीटा कितना है, इनिशियल थीटा सर 0 है, तो कॉस 0 डिग्री माइनस, फिर है कॉस 45 डिग्री, कॉस 0 1 होता है, कॉस 45 1/√2 होता है। ठीक है, √2 माइनस 1/√2 हो गया है, तो है ना, यानी एम बी √2 माइनस 1/√2, सही कर रहा हूं ना। तो एम बी 1.414 माइनस 1/1 में 1.414, तो ये 0.4 हो गया है ना। एम बी 0.4 अपॉन में 1.4, ऐसे लिख सकता हूं। अंदाजन निकालना है क्योंकि ना, अंदाजन ही तो निकालना है ना, ठीक है ना। अरे आप वैसे भी सोच सकते हो, देखो ये 4 3 12 है, यानी 1/3 है, 1/3 0.3 होता है, 1/3 0.33 ना, है ना। तो इसको आप काटोगे, है ना, एम बी 4/14 करोगे अगर आप, ठीक है ना, तो लगभग आंसर जो है इसका वो 0.3 ही बैठेगा। ठीक है ना, एम बी इंटू 0.3, यानी आंसर इसका बी बनेगा। वो मैंने आपको पहले बता दिया था। ठीक है कि बी बनेगा। ठीक है, बाकी आप देख सकते हो, ठीक है ना, बाकी आप देख सकते हो। ठीक है ठीक है, चले आगे, चले आगे। अच्छा पोल था क्या, सॉरी सॉरी सॉरी, पोल भी था, पोल भी था, पोल भी था। ओके, अरहान, ललित, गौतम, नित्यम, अभय, नकुल, आदर्श, एंजल, यथार्थ और कलश, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। लो जी 2023 का सवाल, पोल लगाऊं क्या इसके लिए, लगता तो नहीं इसके लिए पोल लगाने की जरूरत है, लेकिन लगा देता हूं चलो। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट मॉडिफाई एंड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड एज शोन इन द फिगर, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट मॉडिफाई एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड एज शोन इन द फिगर। क्वेश्चन की कुछ सेंस बनी क्या, एक बार रुकना जरा, क्वेश्चन की कुछ सेंस तो बनी नहीं यार। ये क्वेश्चन कहां 2023 का है, एक बार रुको, क्वेश्चन की कोई सेंस क्यों नहीं बन रही है। एंड नहीं है यार। लो करो। एंड नहीं है यार, मैं वही सोचू, मैं कहा मॉडिफाइड नहीं हो रहा है और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड क्या बोल रहा है पता नहीं।
यार 1 सेकंड में आया मैं। हेलो। हाँ मालिक। हाँ क्या है ये? विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट मॉडिफाई शोन द फिगर। अच्छा ठीक है, ये कौन है? डायामैग्नेटिक है ये, है ना? डायामैग्नेटिक है ना ये, है ना? डायामैग्नेटिक है ना? कौन है डायामैग्नेटिक? कॉपर है, कॉपर है। खत्म, खत्म। तुमने क्या मारा? तुमने क्या मारा? हाँ, आदर्श, अरहान, सिकंदर, आशीष, यथार्थ, अभिषेक, प्रियांश, उज्जवल, मिताली, प्रीतम। ठीक है, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। एक और सवाल, ससेप्टिबिलिटी, सब्जेक्टिव सवाल है, 2018 में आया हुआ है, 2018। ससेप्टिबिलिटी ऑफ अ मैग्नेटिक मटेरियल इज 0.9853। मतलब ससेप्टिबिलिटी नेगेटिव में नहीं है, नेगेटिव में नहीं है, लेकिन 1 के पास है। ठीक है ना, 1 के पास है, मतलब 0 और 1 के बीच में है, ऐसा हाल है इसका, है ना? 0 और 1 के बीच में है। कह रहा है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल, कौन सा मटेरियल है ये बताइए। कह रहा है ड्रॉ करिए मॉडिफिकेशन ऑफ फील्ड पैटर्न ऑन कीपिंग अ पीस ऑफ दिस मटेरियल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा सवाल है, अच्छा सवाल है। थोड़ा सा सोचो आप, थोड़ा सा सोचो आप इस बारे में, थोड़ा सा सोचो कि किसकी बात हो रही है, थोड़ा सा सोचो। हाँ जी, तो समझ गए होगे मुझे लगता है। देखो ये वैल्यू 1 से कोई बहुत बड़ी नहीं है, 0 से कोई बहुत बड़ी नहीं है, 20 30 40 वैल्यू नहीं है, ये छोटी वैल्यू है, 1 से कम ही है, छोटी वैल्यू है। और छोटी वैल्यू जब भी होती है बेटा, ये पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस होता है ना? काय की वैल्यू पॉजिटिव में है, ये अच्छी बात है, डाया तो नहीं है ये। अब फेरो या पैरा में लड़ाई होगी, और फेरो का काफी बड़ा होता है काय, इसका काय बहुत बड़ा नहीं होता, है ना? तो स्लाइटली पॉजिटिव है, इसलिए पैरामैग्नेटिक। और पैरामैग्नेटिक को आप फील्ड में रखोगे, अगर ये पैरामैग्नेटिक फील्ड में रखोगे अगर आप, तो आपने ज्यादा लाइनें नहीं दिखानी, 1 दिखाओ, 2 दिखाओ, 3 दिखाओ, बाकी को ऐसे जाने दो बस। रिपेल मत होने देना, रिपल्शन मत दिखाना कि बाहर फेंक रहा है, ऐसा मत दिखाना, ये चल जाएगा पैरामैग्नेटिक में। आगे बढ़ते हैं, 2024 का, 2024 का सवाल है। एन आयरन नीडल इज केप्ट नियर अ स्ट्रॉन्ग बार मैग्नेट, इट विल एक्सपीरियंस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड नो टॉर्क, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड अ टॉर्क, टॉर्क एंड नो फोर्स, नीदर अ फोर्स नॉर अ टॉर्क। आओ 30 सेकंड का समय लो और करो इसको, टाइम कम दे रहा हूं। क्या लग रहा है, टॉर्क आएगी या सिर्फ फोर्स ही आएगी? देख सुन बेटा, एक बार मैग्नेट है तो एक पोल नॉर्थ होगा, दूसरा पोल साउथ होगा। ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा सा ट्रिकी सवाल है ये। काफी सारे बच्चे ये बोल जाएंगे कि सिर्फ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रही है, टॉर्क नहीं लग रही, ए मार के आगे निकल जाएंगे बच्चे। ए आंसर नहीं है इसका, इसका आंसर है कि दोनों चीजें होंगी।
एक टॉर्क भी होगी, फोर्स भी होगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना, टॉर्क, बी ऑप्शन सही है इसका। लेकिन क्यों? सुनो सुनो, देखो ऐसा है कि एक बार मैग्नेट के पास अगर आप एक कील रखते हो ना, मान लो आपने कील रखा, ठीक है, तो ऐसा नहीं होता कि खाली वो सीधा सीधा इसको खींच लेगा, इसको नॉर्थ जो है वो सीधे सीधे खींच लेगा और सिर्फ फोर्स लगेगी और टॉर्क नहीं, मतलब ऐसे झूलता झूलता नहीं जाएगा ये, ऐसा नहीं होता कभी भी। आप करके देख लेना, एक बार मैग्नेट के नजदीक आप एक पिन रखो, हेयर पिन रखो या छोटी ऑल पिन, बॉल पिन, वो जो होती है जो उसमें लगने वाली, बोर्ड में लगने वाली जो पिन होती है, वो आप रखो, आपको दिखेगी वो यूं 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 झूलती 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 आती है, ठीक है। ऐसा क्यों होता है? कारण समझो, कारण समझिए इसका। कारण ये है, देखो एक बात तो सही है कि फोर्स आएगी, फोर्स तो आएगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो आएगी आएगी। टॉर्क का क्या सीन है? लेकिन टॉर्क क्यों आई? टॉर्क इसलिए आई क्योंकि ये जो फील्ड है ये यूनिफॉर्म फील्ड नहीं है, ये नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। सर ऐसा कैसे कह रहे हो आप? देख, बार मैग्नेट की फील्ड कैसी होती है? बार मैग्नेट की फील्ड को यूनिफॉर्म थोड़ी ना होती है। बार मैग्नेट की फील्ड देख ऐसी होती है, ऐसी 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 ऐसी, समझ रहा है? ऐसी ऐसी, ये कैसी फील्ड है? ये एक यूनिफॉर्म फील्ड है क्या? नहीं बेटा, ये एक नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है। आप जितना पोल के पास रहोगे फील्ड ज्यादा रहेगी, आप पोल से दूर चल लो फील्ड कम हो जाएगी, और दूर चल लो और कम हो जाएगी, और दूर चल लो और कम हो जाएगी। यानी पोल से जितना जितना दूर जाते जाओगे फील्ड उतनी उतनी कम होती जाएगी। तो ये एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड पहली बात तो नहीं है, ठीक है। उससे क्या होगा सर? फिर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड नहीं है तो हम क्या करें? तो हम ये करें कि हम ये सोचें कि इस पर जो फोर्स लग रही है, इस हेयर पिन के हेड पर, सर पर जो फोर्स लग रही है और जो इसकी सुई पर फोर्स लग रही है, वो अलग अलग फोर्स है, वो अलग अलग क्वांटिटी की फोर्स है। क्या बात समझ रहे हो? यहां पर जो फोर्स आ रही है मान लो वो एफ ए आई है, और यहां जो फोर्स आई है वो एफ ए नहीं है, वो एफ बी है, एंड एफ बी इज स्ट्रॉन्गर देन एफ ए। क्यों स्ट्रॉन्गर है? क्योंकि यहां पर फील्ड वीक है। समझ रहे हो? पोल से जितना दूर जाओगे फील्ड उतनी उतनी कमजोर पड़ती जाती है बेटा। तो यहां पर जो फील्ड असर दिखाएगी वो कम दिखाएगी, और यहां जो फील्ड असर दिखाएगी वो ज्यादा दिखाएगी। तो इसके चलते, क्योंकि दोनों में फील्ड अलग अलग है, तो आप इसको ऐसा सोच सकते हो कि भाई एक मैग्नेटिक फील्ड में है ना, एक मैग्नेटिक फील्ड में कुछ ऐसा हो रहा है, एक मैग्नेटिक फील्ड में कुछ ऐसा हो रहा है कि एक डायपोल के एक सिरे पे, है ना, डायपोल के एक सिरे पे फोर्स आई ज्यादा और दूसरे पे फोर्स आई कम, ठीक है ना, दूसरे फोर्स आई कम। तो ये क्या करेगा? ये ट्रांसलेट भी करेगा, रोटेट भी करेगा, घूमता 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 जाएगा, ऐसे 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 से जाएगा ये। क्या बात समझ रहे हो? तो फोर्स भी आएगी ही नो डाउट, लेकिन टॉर्क भी आएगी ही, क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है ये, यही इसका कारण है, ठीक है ना। नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लग रही है। एक बार मैग्नेट की फील्ड जो होती है वो नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होती है, जिसके कारण से टॉर्क आ जाएगी, ठीक है। तो इसका आंसर बी बनता है। चलिए, काफी सारे बच्चों को ये बात पता थी। निवेदिता, नित्यम, आदर्श, यथार्थ, पार्थ, नकुल, आदित्य, आदि, गौतम, आशीष। 2020 एक ही सवाल था 2020 का, जो मैं बोल रहा था तब से कि एक ही है। अबव क्यूरीज टेम्परेचर क्या होता है? तो ये कर चुके वाला सवाल वैसे है ना, कि फेरोमैग्नेटिक पैरा नहीं बनता, ना ना ना, पैरा फेरो नहीं, मतलब उल्टा फेरो जो है वो पैरा बन जाता है, डाया नहीं बनता, है ना। फेरो जो है वो पैरा बन जाता है ना, उसको बोलते हैं क्यूरीज टेम्परेचर। ऐसे करके ग्राफ है इसका, है ना। पहले ग्राफ इसका सीधा सीधा सा होता है, फिर ऐसे होके और ऐसे हो जाता है। तो ये जो है ये है टीसी, क्यूरीज टेम्परेचर, जिसके बाद ग्राफ की शेप पैरामैग्नेटिक हो गई है, चेंज होनी चालू हो गई है। पोल नहीं लगाया मैंने इसमें, है ना। आगे बढ़ो, 21-22 का सवाल है बेटा, 2021-2022 का सवाल है। आओ देख लेते हैं फटाफट से। कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? कौन सा करेक्ट है? मैग्नेटिक फील्ड लाइन डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप। क्या ये सही बात है? फॉल्स है भाई। क्लोज लूप बनाती तो है, क्लोज लूप बनाती तो है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइन स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड एट साउथ पोल ऑफ अ मैग्नेट। अगेन स्टार्टिंग एंडिंग नहीं होती इसकी। जिसका लूप बनेगा उसकी स्टार्टिंग एंडिंग कैसे हो सकती है भाई? स्टार्टिंग एंडिंग कैसे हो सकती है? जिसका लूप बनता है ना, जो अनादि है वो कभी पैदा ही नहीं हुआ। जैसे कि भगवान अनादि होते हैं, ठीक है, तो कभी पैदा ही नहीं हुए। नेचर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ना कभी पैदा हुआ ना कभी खत्म हुआ। एनर्जी, मास वगैरह वगैरह, तो उसी वैसी बात हो रही है। मैग्नेटिक फील्ड का भी यही, कोई एक छोर थोड़ी मिलेगा आपको इसका
कि कहां स्टार्ट हुआ कहां खत्म हुआ, ऐसे कैसे बोल सकते हो आप? नहीं बोल सकते। टेंजेंट एट अ पॉइंट ऑन मैग्नेटिक फील्ड लाइन रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। ये सही है, ये सही है। किसी भी पॉइंट पर अगर आप टेंजेंट डालोगे, मान लो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे घूम रही है, किसी भी पॉइंट पर आपने टेंजेंट डाला तो उस दिशा में आपको बी देखने को मिल जाएगी, बी देखने को मिल जाएगी। टू मैग्नेटिक फील्ड लाइन में इंटरसेक्ट, ना जी ना, में की तो बात ही नहीं है, करती ही नहीं है इंटरसेक्ट, दूर दूर तक कोई सवाल ही नहीं उठता। ठीक ठीक। असर्शन रीजन देख लो भाई, अगेन 21-22 का बोर्ड का सवाल है, बोर्ड के सवाल ही लाया हूं, है ना मोस्टली। असर्शन पढ़ो, पोल्स ऑफ अ बार मैग्नेट कैन नॉट बी सेपरेटेड। क्या ये बात सच है? क्या बार मैग्नेट के पोल्स को सेपरेट नहीं किया जा सकता? सच बात है, ये नहीं किया जा सकता, ट्रू। मैग्नेटिक मोनोपोल्स डू नॉट एग्जिस्ट, अगेन ट्रू। और ये सही एक्सप्लेनेशन भी बैठ रही है इसकी, क्योंकि तभी नहीं अलग किया जा सकता क्योंकि वो अलग एग्जिस्ट ही नहीं कर सकते, मोनोपोल्स एग्जिस्ट ही नहीं कर सकते। असर्शन भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है, और रीजन सही एक्सप्लेनेशन भी असर्शन की। ए को मारेंगे, आगे बढ़ेंगे। आसान सवाल था। 21-22 का सवाल, अ बार मैग्नेट हैज अ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट m, इट्स इनिशियल पोजीशन इज पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड b। मतलब ऐसे पड़ा है, ठीक है ना, पहले ऐसे पड़ा है ये इस तरफ, ठीक है। कह रहा है इन दिस पोजीशन द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क एंड फोर्स एक्टिंग ऑन इट रिस्पेक्टिवली कितना होगा। भाई देखो, आपका बार मैग्नेट भी ऐसे ही पड़ा है और आपकी मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसी ही है, ऐसा बोल रहा ना, है ना, मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसी ही है, ठीक है। बार मैग्नेट इनिशियल पोजीशन इज पैरेलल टू द डायरेक्शन, इन दिस पोजीशन द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क एंड फोर्स रिस्पेक्टिवली कितना होगा। तो भैया 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 बात को समझो, बात को समझो। इधर लगेगी एमबी, इधर भी लगेगी एमबी, एमबी से एमबी कट गई तो कोई नेट फोर्स तो है नहीं, टॉर्क भी नहीं होगी क्योंकि टॉर्क होती है एम क्रॉस बी। बोले तो एम बी साइन थीटा, साइन जीरो है, साइन जीरो जीरो, टॉर्क भी जीरो, सब कुछ जीरो, फोर्स नेट फोर्स भी जीरो है, टॉर्क भी जीरो है। सी ऑप्शन है इसका, 0 एंड 0, ठीक है। आगे भी एम बी, पीछे भी एम बी, आगे भी एम बी, पीछे भी एम बी, है ना भाई। अगर ऐसे बार मैग्नेट रखा हुआ है तूने, ये तेरा बार मैग्नेट है, ठीक है, और एक कैपिटल एम क्यू लिखा है मैंने, यहां छोटा एम आएगा ना, ठीक है ना। ये तेरा नॉर्थ पोल है प्लस एम, ये तेरा साउथ पोल है माइनस एम, तो ये एक एम बी आया पीछे की तरफ, एक एम बी आएगा आगे की तरफ। ये आगे वाले एम बी ने पीछे वाले एम बी को काट डाला, दो तरफ फोर्स लग रही है ना, क्यू क्यू जैसे लगती थी, तो नेट फोर्स 0 होती थी, है ना। नेट फोर्स भी 0 है, नेट टॉर्क भी 0 है, दोनों चीजें 0 है, 0-0 आंसर है इसका, ठीक है। इसी के साथ कहानी खत्म। होमवर्क है आपका, होमवर्क है आपका, रिवीजन कर लेना भाई, ठीक है। सवालों को एक बार रीट्राई कर लीजिएगा, ठीक है। जैसे सवाल मैंने आपको दिखाए वैसे ही आते हैं, ज्यादातर 4-5 सालों से तो यही ट्रेंड चलता आ रहा है, ठीक है, कि ज्यादातर याद करने वाली चीजें आती हैं, और एक आधा सवाल जो है वो फॉर्मूलों पर बनता है, वो आप एक बार देख लेना, ठीक है ना। 2 चीजें इसमें से ध्यान रखिएगा, तो रीट्राई कर लीजिएगा क्वेश्चंस को, ठीक है। और इसकी एनसीईआरटी पंच अपलोड करवा देता हूं, ठीक है। असाइनमेंट अपलोड नहीं करवा रहा इसका, क्योंकि क्या ही लाऊं मैं, प्रैक्टिस सेशन में कुछ नहीं ला पाया। तो असाइनमेंट में प्रॉब्लम यह है कि मैं एक काम करूंगा कि इस चैप्टर का और अगले चैप्टर का, चैप्टर नंबर 5 चैप्टर नंबर 6 का 6 के एंड पर दे दूंगा, ठीक है ना। तो मतलब गिने चुने सवाल हैं, उसको भी भाई को ही मैंने बोला, मैं कहा भाई रिकॉर्ड करना है उसका, कह रहा सर सवाल, मैं कहा भाई सवाल कहां है, सवाल तो होते ही नहीं इसके, मतलब बहुत कम सवाल होते हैं, चैप्टर ही छोटा है, ठीक है ना। तो अभी 3 लेक्चरों में लगभग चैप्टर 6 हो जाएगा आपका, ईश्वर ने चाहा तो, विद गॉड्स प्लान ऑब्वियसली। भगवान जी पढ़ाने देना मुझे है, इनको है, आप लोग भी भगवान से कृपा करना भाई, कृपा नहीं सॉरी प्रार्थना करना, ताकि उनकी हम पे कृपा हो कि मैं 6ठा चैप्टर पढ़ा पाऊं और आगे से भी फिर अच्छी स्पीड चले, हैं भगवान, थोड़ी सी अच्छी स्पीड चलनी चाहिए ना, ठीक है। तो 6वां चैप्टर कल शुरू हो जाएगा, 3 लेक्चर लगेंगे इंशाल्लाह, 3 चैप्टर लगेंगे और 3 लेक्चर लगेंगे सॉरी, और चैप्टर पूरा हो जाएगा। उसके बाद मैं आपको इकट्ठा असाइनमेंट दे दूंगा, ठीक है। उसके बाद मैं आपको इकट्ठा असाइनमेंट दे दूंगा। तो असाइनमेंट आपको मिलेगा, असाइनमेंट मिलेगा कब मिलेगा, 6th चैप्टर के एंड पे, ठीक है। और दोनों का इकट्ठा होगा, वो 5th और 6th का इकट्ठा होगा, ठीक है, 6th चैप्टर के एंड पे मिल जाएगा।
तो उसमें अच्छे खासे 20-25 क्वेश्चन में डाल पाऊंगा, मतलब अभी नहीं डाल सकता ना यार, कहां से लाऊं मैं इतने सारे सवाल, नहीं है। ठीक है, तो ये इसके साथ समस्या है। हाँ, लेकिन प्रैक्टिस के लिए बेटा एनसीईआरटी पंच आपके लिए दे दी जाएगी, तो इसके सॉल्यूशन आपको पता एनसीईआरटी के होते हैं, तो आप ये ट्राई करिएगा। ठीक है ना, एनसीईआरटी के सॉल्यूशन आप ट्राई कर सकते हो। आज के लिए केवल इतना ही, ठीक है ना, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा बाय बाय, भारत माता की जय, जय हिंद, वंदे मातरम।